स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय भूगोल के ऐसे प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्राज़ील इस देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है साओ पाउलो। तो साओ पाउलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ब्लैक रॉक जो आपका रेगिस्तान है वो यूनाइटेड स्टेट में है, यानी कि आपके किस में है? अमेरिका में है। तो यूनाइटेड स्टेट का मतलब होता है अमेरिका। तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर है? अमेरिका में है। आगे एक समुद्र तट के बारे में बताया गया है जिसका नाम है अलाप मुझा। तो अलाप मुझा जो समुद्र तट है वो कहाँ पर है? आपके केरल में है। तो भारत का अलाप मुझा समुद्र तट किस राज्य में है भैया? केरल राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, बोथनिया की खाड़ी कहाँ पर है? तो जो बोथनिया की खाड़ी है वो फिनलैंड और स्वीडन देश के बीच में है। तो फिनलैंड और स्वीडन देश के बीच में कौन सी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी है। इन सारे प्रश्नों को एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा वीडियो को, सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे। इन सारे प्रश्नों को रटना आवश्यक है। समझने वाली चीज़ें तो हम लोग डिटेल में किसी ना किसी बुक से आप पढ़ ही रहे होंगे, लूसेंट या कोई ना कोई बुक तो होगी ही आपके पास, वहाँ से आप समझिए। और यहाँ पर जो प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको आपको रटना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पाइन्स सिटी किसे कहते हैं? बागुइयो शहर को कहते हैं। और ये बागुइयो जो शहर है वो कहाँ पर है? आपके फिलीपींस देश में है। तो फिलीपींस देश में एक शहर है जिसका नाम है बागुइयो, उसी को हम लोग पाइन्स सिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मिर्ज़ापुर और एक ज़िला है सोनभद्र। ये दोनों ज़िले किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आपके संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, सूरत शहर जो है इससे होकर कौन सी नदी बहती है? तो सूरत जो आपका शहर है इससे होकर ताप्ती नदी बहती है। तो ताप्ती किस शहर से होकर बहती है? सूरत से होकर बहती है, जो कि आपके गुजरात राज्य में है। माउंट कंचनजंगा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर माउंट कंचनजंगा के बारे में बताया गया है कि यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट कंचनजंगा है। और भारत का ये सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि आपके सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। तो माउंट कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पर है। आगे बढ़ते हैं, लैकेद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपका लैकेद्वीप सागर है इसी को हम लोग लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। तो चाहे तो आप लक्षद्वीप सागर कहिए चाहे लैकेद्वीप सागर कहिए, ये दोनों एक ही नाम है। और ये कहाँ पर है? आपके अरब सागर में है। तो अरब सागर के नज़दीक में ही आपका लक्षद्वीप है और उसी के आसपास के सारे सागर को लक्षद्वीप सागर अथवा लैकेद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक रूप से लंबाई इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब खगोलीय दूरी नापी जाती है तो लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है, इसको मीटर और किलोमीटर में हम लोग नहीं नापते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कौन सी लंबाई का मात्रक यूज़ करते हैं? तो हम लोग लंबाई को नापने के लिए हब्बल इकाई का यूज करते हैं, जिसको हम लोग हब्बल लंबाई भी कहते हैं। तो खगोलीय दूरी नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हब्बल लंबाई का इस्तेमाल किया जाता है अथवा हब्बल इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भू केंद्रित और सूर्य केंद्रित होने का क्या आशय है? तो भू केंद्रित का मतलब होता है ऐसे पिंड या ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, और सूर्य केंद्रित होने का मतलब होता है कि ऐसे पिंड या उपग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं, सौर मंदिर कहाँ पर है? तो सौर मंदिर भारत के महाबलीपुरम में है। सौर मंदिर कहाँ पर है? भारत के महाबलीपुरम में है। आगे बढ़ते हैं, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो आपके श्रीलंका देश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थार मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। थार मरुस्थल से लगा हुआ एक मरुस्थल है जो कि आपके पाकिस्तान में फैला हुआ है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो राजस्थान में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? थार मरुस्थल पाया जाता है। ये थार मरुस्थल पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इसे किस नाम से जानते हैं? इसे रोही मरुस्थल के नाम से जानते हैं अथवा इसे चोलिस्तान मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो थार मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में है उसे रोही मरुस्थल अथवा चोलिस्तान मरुस्थल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है?
तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? तो हमें पता है मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डिमोस। ये 2 उपग्रह मंगल ग्रह के हैं। आगे बढ़ते हैं। साइप्रस इस देश की क्या राजधानी है? तो साइप्रस जो हमारा देश है इसकी राजधानी निकोसिया है। निकोसिया किस देश की राजधानी है? साइप्रस देश की राजधानी है। सुनामी आने का क्या कारण है? तो सुनामी को हम लोग हार्बर वेव भी कहते हैं और इसके आने का कारण ये है कि समुद्र तल में जब आपके बहुत बड़े भूकंप आते हैं तो ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को हम लोग सुनामी कहते हैं अथवा हार्बर वेव कहते हैं। समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप से सुनामी का जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली भारत ने कौन से विकसित किया है? तो अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली जो भारत ने बनाई है उसका क्या नाम दिया है? उसका नाम दिया है गगन। तो अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली जो भारत की है वो गगन नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। संघ सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाई है जिसको हम लोग नाम देते हैं गंगा कार्य योजना। इसी को हम लोग गंगा एक्शन प्लान भी कहते हैं। तो चाहे गंगा कार्य योजना कहिए चाहे गंगा एक्शन प्लान कहिए, ये संघ सरकार की प्रमुख योजना है और इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए संघ सरकार द्वारा कौन सी योजना बनाई गई है? गंगा कार्य योजना अथवा गंगा एक्शन प्लान। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो ये किसी प्रश्न में पूछा गया होगा जिसमें एक आपको विकल्प दिए गए होंगे 4, उसमें लिखा गया होगा कि इसमें से कौन सा संघ राज्य नहीं है। तो सिक्किम संघ राज्य नहीं है, ये भारत का एक राज्य है। ये मतलब संघ राज्य का मतलब होता है केंद्र शासित क्षेत्र। तो सिक्किम केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, भारत का एक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोसेट भारत का प्रथम क्या है? तो एस्ट्रोसेट जो है वो भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह है। तो एस्ट्रोसेट क्या है? एस्ट्रोसेट भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर की पूर्वी सीमा रेखा पर कौन स्थित है? तो कश्मीर के पूर्व में जो सीमा रेखा है उस पर कौन सा क्षेत्र स्थित है? उसमें लद्दाख क्षेत्र स्थित है। अब आपको एक गार्डन के बारे में ध्यान रखना है जिसको हम लोग रॉक गार्डन कहते हैं। तो रॉक गार्डन कहाँ पर है? आपके चंडीगढ़ में है और इसको बनाया किसने था? नेक चंद्र ने बनाया था। तो रॉक गार्डन आपका बहुत ही फेमस गार्डन है। किस शहर में है? चंडीगढ़ में है। और किसने बनाया था? नेक चंद्र ने बनाया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में जल की मात्रा को कैसे नापते हैं? मृदा में निहित जल की मात्रा को कैसे नापते हैं? तो जल के वजन से ठोस के आयतन का अनुपात निकालकर हम लोग मिट्टी में जल की मात्रा नापते हैं। यानी जल का हम लोग एक तरफ वजन ले लेते हैं और जितनी हमने मिट्टी ली है उसके आयतन का अनुपात ले लेते हैं और इसमें कुछ ना कुछ फार्मूला लगा के फिर हम लोग मिट्टी में जल की निहित मात्रा को निकाल लेते हैं। आप बस इतना याद रखिए कि जल के वजन से ठोस का जो आयतन होता है उसका अनुपात लेके मिट्टी से जल की मात्रा को निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो ईंट बनाने के लिए आप लोगों ने भट्ठों पर देखा होगा, ईंट के जो भट्ठे होते हैं वहाँ पर देखा होगा मिट्टी की पथाई वथाई बहुत ज़्यादा होती है। तो उस पथाई से जो मिट्टी बनती है उसको हम लोग ऋतुहत मृत्तिका के नाम से जानते हैं। तो ऋतुहत मृत्तिका जो होती है वो ईंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में अगर खारापन हो और क्षारीयता हो तो इसकी समस्या को कैसे दूर किया जाता है? तो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यानी कि मिट्टी में अगर आप जिप्सम मिला देते हैं तो मिट्टी में क्षारीयता और खारापन दूर हो जाता है। इस चीज़ को रट लीजिएगा, हज़ारों बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि मिट्टी का खारापन कैसे दूर किया जाता है, उसमें जिप्सम मिलाकर। आगे बढ़ते हैं। निक्षालन और ऑक्सीजन द्वारा किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो निक्षालन और ऑक्सीजन के द्वारा लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है और इसको हम लोग स्थानीय भाषा में मखरला भी कहते हैं। तो लैटेराइट मिट्टी को मखरला मिट्टी भी कहते हैं और इसका निर्माण निक्षालन और ऑक्सीजन के माध्यम से हुआ है। लैटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है? चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? आपके
पश्चिम बंगाल के ऊपरी भाग यानी कि दार्जिलिंग वाले क्षेत्रों में, असम में, इन सारे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए असम के जो आसपास का क्षेत्र है उसमें चाय और कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर किसको आपस में जोड़ती है? तो जो सुएज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर, इन दोनों सागरों को आपस में जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन सी नहर है? सुएज नहर है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ किस राज्य में हैं? तो भागीरथी नदी हो चाहे अलकनंदा नदी हो, ये किस राज्य में है? आपके उत्तराखंड राज्य में है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिल जाती हैं, कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। तो यहीं से इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण है? जो तिस्ता परियोजना है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है उसका नाम है बिहार। ये किस जनगणना के अनुसार है? 2011 की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, यूट्यूब चैनल के साथ में लगातार बने रहिए।